हेलो एवरीवन, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आए क्लास 10th का होम साइंस यानी गृह विज्ञान का पूरा पेपर सॉल्यूशन। तो आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन मिलने वाला है। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद आपको दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, बहुविकल्पी प्रश्नों को चुनकर लिखना है। तो बहुविकल्पी में पहला आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी, दूसरे का आंसर हो जाएगा उबालना, इसके बाद तीसरे का आंसर हो जाएगा भास्मिक। तो ये आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपके हैं उनके आंसर आपको लिख लेना है पांचों के, ठीक। अगर आपने और वीडियो नहीं देखे तो सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, आप किसी भी सब्जेक्ट के, सोशल साइंस, किसी भी सब्जेक्ट का आपको फुल सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो सारे सब्जेक्ट के आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं खंड बा। खंड बा में आपको पहले में लिखना है 3, दूसरे में फिल करना है जायगोट, इसके बाद 3 में करना है कटु भाषा, इसके बाद 4th का हो जाएगा 1986, इसके बाद 5वें का हो जाएगा विटामिन सी। तो इस तरीके से खंड बा के आंसर आपको फिल कर देना है। इसके बाद देखेंगे खंड सा में आपको फिल करना है, सा में आपको सत्य सत्य बताना है। तो कौन सा सत्य कौन सा असत्य ये आपको बता देना है। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य हो जाएगा, तीसरा सत्य हो जाएगा, चौथा असत्य हो जाएगा, 5वां आपका सत्य हो जाएगा। तो पूरे आप नोट आउट करते जाइए, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। प्रश्न 2 देखें, गृह विज्ञान के प्रमुख 2 घटकों को लिखिए। गृह विज्ञान के प्रमुख 2 घटक कौन कौन से हैं लिखना है। पहला है आपका खाद्य और पोषण, दूसरा लिख देना परिधान और कपड़ा विज्ञान, ठीक। तो इस तरीके से 2 आपको प्रमुख घटक लिख देना है। चलिए अब आप लिखने को आप संसाधन प्रबंध, मानव विकास और विस्तार, संचार आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसमें 5 पूछे गए थे तो आपको पाँचों लिख देना है। खाद्य और पोषण, परिधान और कपड़ा विज्ञान, संसाधन प्रबंध, मानव विकास, विस्तार और विचार संचार, ठीक। तो इस तरीके से पाँचों आंसर आपको लिख देना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भोजन में पौष्टिक तत्वों के समर्थन की कोई 2 विधियाँ लिखिए। तो भोजन में पौष्टिक तत्वों के समर्थन कोई 2 विधियाँ आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो पोषक तत्वों के संवर्धन के तरीके कौन कौन से हैं। ऐसे 3 विधियाँ जिनके द्वारा आप भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो पहली हो जाएगी आपका संयोजन, किण्वन, अंकुरण। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, भोजन को पोषक तत्व बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ठीक, ये आपको तीनों विधियाँ लिख देना है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वस्थ रहने के लिए उपाय बताइए। तो स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं ये आपको लिखने हैं। तो साफ पानी कई बीमारियों का रामबाण इलाज होता है। हमेशा साफ पानी ही पीना चाहिए। यदि आप दिल से अधिक पानी पीते हैं तो यह आपके रूप और लावण्य में अभिवृद्धि करेगा, ठीक। तो शुद्ध पानी पीना चाहिए, साफ शुद्ध। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, धूम्रपान आपके शरीर को भीतर से खोखला व कमज़ोर बनाता है। तो धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपके शरीर को खोखला और कमज़ोर बना देता है। बेहतर होगा आप इसका परित्याग करें। नेक्स्ट होगा पॉइंट 3, आपको लिखना है, तैली व तीखी मिर्च की मसालों का सेवन बंद करें। जो ज़्यादा तेल मसाले खाते हैं, तीखी मिर्च खाते हैं, उनका सेवन भी बंद कर देना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ठीक। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का सॉल्यूशन जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। कपड़ों घटाने की पद्धतियाँ, दाग घटाने की 2 पद्धतियाँ हैं। ये आपकी पहली स्पंजिंग यानी कि सुखाना है। इसके बाद दूसरा है
डिपिंग यानी डुबो कर रखना। IAC के इन 2 पद्धतियों का प्रयोग करके दाग किस प्रकार साफ किए जा सकते हैं, ठीक। तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ये आपको लिखना है। तो आंसर में लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव के आधार पर 2 प्रकार के, जैव और अजैव 2 प्रकार से आप बांट सकते हैं संसाधन को। तो पहला आपको लिख देना है समयोता के आधार पर, नवीनीकरण और अनवीनीकरण योग से। स्वामित्व के आधार पर देखेंगे तो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसके बाद विकास के स्तर के आधार पर देखा जाए तो संभावित विकास, भंडार और संचित कोष, ठीक। तो इस तरीके से आपको 6वें का आंसर लिख देना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक बच्चों, लिखते जाइए आप। सारे क्वेश्चन आपको करेक्ट मिलेंगे तो बिल्कुल सही आंसर है, आपको डाउट में बिल्कुल नहीं रहना है, पूरे आंसर आपको लिखते जाना है। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं, ठीक। अगर आपको सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जहाँ आपको पूरी सॉल्यूशन की PDF मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, गर्भावस्था के कोई 2 लक्षण लिखिए। गर्भावस्था के 2 लक्षण बताने हैं तो गर्भावस्था के 2 लक्षण लिख दीजिए। भोजन लालसा और गंदगी भावना में बदलाव। क्या होता है इसमें, भोजन की लालसा कम या हो सकती है, या फिर आप गंदगी महसूस कर सकते हैं, या फिर आपको खाने की इच्छा नहीं होगी। इसके बाद मिचली या उल्टी आना, ठीक। ये 2 लक्षण आप लिख दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भोजन संरक्षण के महत्व लिखिए। भोजन संरक्षण के क्या महत्व है, भोजन क्यों संरक्षित किया जाता है, कोई 3 लिखना है, ठीक। तो 3 चलिए लिख लेते हैं। खाद्य संरक्षण भोजन में विविधता जोड़ता है। उदाहरण के लिए गर्मी के महीनों में ताज़े मटर की अनुपस्थिति में या निर्देशित मटर का उपयोग किया जा सकता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हरे मटर को संरक्षित करके रख लिया जाता है और गर्मियों में उसको यूज करते हैं, जो कि मटर क्या होता है सर्दियों में उगाया जाता है और गर्मियों में भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट 2 लिखेंगे, खाद्य संरक्षण भोजन के शेल्फ जीवन को बढ़ाता है। अनानास, चेरी और अन्य फलों सब्जियों को लंबे समय तक विभिन्न तरीकों से संरक्षित किया जा सकता है। पॉइंट 3 लिखेंगे, खाद्य संरक्षण खाद्य आपूर्ति को बढ़ाता है। तो जब खाद्य चीज़ें संरक्षित करके रख ली जाती हैं तो वो निश्चित समय तक चल सकती हैं और ये क्या करती हैं, आपके जो खाने की कमी है उसको पूर्ति भी कर सकती हैं, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको देखना है। क्वेश्चन 9 है आपका, विकास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों को लिखिए। विकास को प्रभावित करने वाले 3 कारक आपको लिखना है, ठीक। तो कौन कौन से कारक हो सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला हो जाएगा वंशागति, वातावरण, इसके बाद और देख लेंगे व्यायाम और स्वास्थ्य, ठीक। तो ये आपको लिख लेना है। वंशागति पहले देखेंगे, वंशागति किस प्रकार से आपके विकास को प्रभावित करती है। तो आनुवंशिकता माता पिता से बच्चों में उनके माध्यम से शारीरिक विशेषताओं का संरक्षण है। यह शारीरिक बनावट के सभी पहलुओं जैसे ऊंचाई, वजन, शरीर संरचना, आँखों का रंग, बालों की बनावट और यहाँ तक कि बुद्धि भी से रोग भी आनुवंशिक होते हैं, जो आपके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आ सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखेंगे वातावरण। वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो पर्यावरण बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह बच्चों को प्राप्त होने वाली शारीरिक और मनोवैज्ञानिक उत्तेजना के कुल योग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रारंभिक बचपन के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ पर्यावरण कार्टून में बच्चे के रहने के स्थान के भौतिक परिवेश और भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ उसका सामाजिक वातावरण और पारिवारिक और साथियों के साथ संबंध शामिल होता है। तो वातावरण में आपको इतना सब लिख देना है, ठीक। इसके बाद लिखना है आपको व्यायाम और स्वास्थ्य का आपके विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्यायाम, यहाँ व्यायाम शब्द का अर्थ होता है अनुशासन के रूप में शारीरिक व्यायाम, या बच्चे जानबूझकर शारीरिक गतिविधियों में जलन होना नहीं है, यह जानते हुए कि इससे उन्हें बढ़ने में मदद मिलेगी। या व्यायाम का तात्पर्य समान खेलने के समय और खेल गतिविधियों से
जो शरीर को मांसपेशियों की ताकत में वृद्धि करने और हड्डी के निर्माण को मदद करता है बढ़ाने में। तो इस तरीके से आपको ये कारक 3 लिख देने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका मूल तथा नैतिक का अर्थ बताइए। मूल और नैतिक क्या होता है, इसका अर्थ बताना है। ठीक, मूल शब्द से तात्पर्य होता है किसी भौतिक वस्तु या मानसिक अवस्था के उस गुण को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति करता है, वो आपका क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। इसके बाद मूल्यों का व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व तथा कार्यों का स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है। नैतिकता क्या होती है, नैतिकता मानव का वह अमूल वस्तु है जो उसके सद्गुणों को प्रदर्शित करता है। उचित अनुचित विचार की संकल्पना को नैतिकता कहा जाता है। ठीक, तो ये मूल और नैतिकता आपको लिख देना है क्या होता है। इसके बाद बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका मार्च क्रम किसे कहते हैं एवं श्रम की गरिमा बताइए। मार्च क्रम क्या होता है और श्रम की गरिमा बताना है। तो श्रम का अर्थ होता है तन मन से किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील होना। जिस व्यक्ति में परिश्रम के बल पर आगे बढ़ने की चेष्टा, निरंतर आगे मानव जीवन की उन्नति मुख्य साधन परिश्रम है। जो मनुष्य जितना अधिक परिश्रम करता है उसे जीवन में उतनी अधिक सफलता मिलती है। तो ये मार्च क्रम और सफलता की गरिमा आपको लिख देना है। अब गरिमा देख लेते हैं क्या होती है। मनोज के पास श्रम के अतिरिक्त कोई वास्तविक संबंधी नहीं है। यदि यह कहा जाए कि श्रम ही जीवन है तो यह गलत न होगा। जीवन में श्रम अनिवार्य। गीता में कृष्ण ने कर्म करने पर बल दिया है। मानव देह मिली है तो कर्म करना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको श्रम की गरिमा लिख देना है। जो पुरुषार्थ करता है वह पुरुष है। यह सारा संसार, बड़े बड़े नगर, गंगा चुंबी भवन, हवाई जहाज, रेलगाड़ियाँ, स्कूटर, अन्य प्रकार के वाहन, विशाल कारखाने, टीवी तथा सिनेमा आदि सभी मानव के पुरुषार्थ की कहानी कहते हैं। कर्म करना जीवन है तो कर्म करना मृत्यु। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये पूरा लिख देना है कोटेशन सहित। अब चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका उपभोक्ता के अधिकार लिखिए। कोई 3 आपको उपभोक्ता के अधिकार लिखना है। तो अब उपभोक्ता जो चीज़ खरीदता रहता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। तो इसके 3 अधिकार आपको लिखना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। पहला आपका हो जाएगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या होता है, सूचना का अधिकार का अर्थ मानक और कीमत के बारे में सूचित किया जाना। एक उपभोक्ता की खरीदारी करने से पहले उत्पाद या सेवा के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करने पर जोर देना, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ता उच्च दबाव वाली बिक्री तकनीक को शिकार ना हो। ठीक, इस तरीके से सूचना का अधिकार में लिख देना है। अब लिखेंगे चुनने का अधिकार। चुनने का अधिकार क्या होता है, चुनने का अधिकार का मतलब होता है किसी भी प्रतिस्पर्धी मूल्य पर विशेष प्रकार की वस्तुओं सेवाओं को तक पहुंचकर आश्वासन दिया जाना चाहिए। एकाधिकार के मामले में इसका मतलब उचित मात्रा में संतोषजनक गुणवत्ता और सेवा की गारंटी का अधिकार है। ठीक, अब निवारण का अधिकार क्या होता है, नेक्स्ट आपको निवारण का अधिकार लिख देना है। निवारण अधिकार का अर्थ है अनुचित व्यापार प्रथाओं या उपभोक्ताओं के बेईमान शोषण के विरुद्ध विस्तारण का अधिकार, साथ ही उपभोक्ता की वैध शिकायतों के उचित निपटारण का अधिकार सुनिश्चित करना। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, मानकीकृत चिन्ह किसे कहते हैं, किन्हीं 2 चिन्हों के नाम बताइए। तो मानकीकृत चिन्ह क्या होते हैं और किन्हीं 2 चिन्हों के नाम भी आपको लिखना है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मिले तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मानकीकृत का अर्थ क्या होता है, यह चिन्ह जो ग्राफिक रूप से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो, जो एक व्यक्ति की वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे के चयन से अलग करने में सक्षम और इसमें माल का आकार, उनकी पैकेजिंग, रंगों, संयोजन शामिल हो सकता है तथा वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में
उपयोग किए गए हों। एक पंजीकृत व्यापार चिन्ह के संबंध में जैसा भी मामला हो, वस्तुओं या सेवाओं के बीच व्यापार के दौरान एक संबंध को इंगित करने के लिए दो चिन्ह हैं। दो चिन्हों के नाम लिखना है। पहला आपको लिख देना उत्पाद चिन्ह, और इसका होता है, ये क्या होता है, ट्रेडमार्क के समान एक उत्पाद चिन्ह दोनों के बीच एकमात्र अंतर उत्पाद या वस्तुओं से संबंधित ट्रेडमार्क को प्रदर्शित करता है। इसके बाद सेकंड लिखेंगे सेवा चिन्ह। पहला उत्पाद चिन्ह लिख देंगे, दूसरा सेवा चिन्ह। सेवा चिन्ह क्या होता है, ट्रेडमार्क के समान एक सेवा चिन्ह लेकिन या उत्पाद या सामान के बजाय सेवा के स्रोत की पहचान करता है। उदाहरण के लिए यह याहू जैसी कंपनी कुछ उत्पादों को ट्रेडमार्क के साथ ब्रांड कर सकती है, लेकिन इंटरनेट खोज सेवा एक सेवा चिन्ह का प्रयोग करती है जो यह प्रदान करती है कि ऐसे एसएमएस में दर्शाया जाए। ठीक, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, जल प्रदूषण के कोई 4 स्रोतों के समझाइए। जल स्रोतों को समझाना है आपको, कौन कौन से जल स्रोत हैं आपके 4 लिखना है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं जल प्रदूषण के कई कारण हैं, लेकिन 2 सामान्य श्रेणियां मौजूद हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संदूषक स्रोत। प्रत्याशी स्रोतों में कारखानों, रिफाइनरी में अपशिष्ट उपचार संयंत्र, बाद से यह शराब शामिल है जो विभिन्न गुणवत्ता के तरल पदार्थ को विसर्जित करता है। जल प्रदूषण के बारे में लिखना है तो लिख देंगे। और भारत में नदियों में जल प्रदूषण के स्रोत मुख्य रूप से उद्योगों, कारखानों द्वारा नदियों में अनौपचारिक से कूड़ा कचरा जो डाला जाता है वो, और जो प्रकृति के आते जहरीले होते हैं और प्रमुख जल प्रदूषण हो जाता है। ठीक, जल प्रदूषण के 4 स्रोत लिखना है तो 4 स्रोत लिख दीजिए। पहला लिख दें कारखानों से निकलने वाला कचरा, इसके बाद दूसरा लिखें पशुओं को नहलाना, तीसरा हो जाएगा कपड़े धुलना, चौथा हो जाएगा कचरा डंप करना। तो इस तरीके से जल प्रदूषण आपका हो सकता है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, समय नियोजन करने के लिए कोई 4 लाभ बताइए। समय नियोजन करने के कोई 4 लाभ बताना है। अच्छे समय प्रबंध के लाभ आपको लिखना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। कम तनाव में रहना, जब आप कम तनाव में रहेंगे तो आप अच्छे से कोई भी काम करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। अपने समय का प्रबंध आपके तनाव के स्तर को कम करता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। ठीक, तो बच्चों कभी भी तनाव में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तनाव आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है। तो आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कम तनाव में रहना चाहिए। अपने समय पर नियंत्रण रखने से तनाव, चिंता भी कम होती है। अच्छे समय प्रबंध का अर्थ होता है समय सीमा को पूरा करना और अपने समय का नियोजन बनाना। ठीक, इसके बाद दूसरा हो जाएगा पॉइंट 2, बेहतर कार्य जीवन संतुलन। बेहतर कार्य जीवन संतुलन क्या होता है? समय प्रबंध के सबसे महत्वपूर्ण पहलू में से एक बेहतर कार्य जीवन संतुलन है। यदि आप बेहतर कार्य जीवन संतुलन प्राप्त करते हैं तो आप काम पर अधिक उत्पादन कर सकते हैं और अपने सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते पर खर्च करने के लिए अधिक समय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अधिक समय स्वतंत्रता। जब आपके पास समय की स्वतंत्रता होगी तब भी आप क्या करेंगे, अच्छे काम कर पाएंगे। समय प्रबंध तकलीफ यह सुनिश्चित करती है कि आपके पास उन चीज़ों को करने के लिए समय की स्वतंत्रता है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। अच्छा समय प्रबंध सुनिश्चित करता है कि आप समय को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं पर केंद्रित करें। प्राथमिकता अधिक समय की स्वतंत्रता पैदा करती है। जब आपके पास अधिक समय की स्वतंत्रता होती है तो आप अपना समय अपने सबसे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने में केंद्रित कर सकते हैं। ठीक बच्चों, पॉइंट 4 लिखेंगे अधिक फोकस। अधिक फोकस देना चाहिए किसमें? प्रभावी समय प्रबंधन आपका ध्यान बढ़ाता है और उसकी उत्पादकता में सुधार करता है। अधिक फोकस आपको बड़े अवसरों पर कब्जा करने की अनुमति देता है। तो अवसरों पर लिख लेना है इसमें। यह आपको परियोजनाओं के लक्ष्यों पर महत्वपूर्ण लोगों पर अधिक समय बिताने को अनुमति भी देता है। ठीक,
अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है, ये है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत एवं कार्बोहाइड्रेट के कार्य बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कार्य क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो पूरा आपको लिख देना है। आंसर में लिखेंगे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जीवों के शरीर की रचनात्मक तत्वों का निर्माण करते हैं, जैसे सेलुलोज, हेलीसेलुलोज, पेप्टेन। जबकि कुछ कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्रदान करती हैं, जैसे कि शर्करा, ग्लूकोज, ग्लाइकोज। कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा होता है, यह शरीर में शक्ति उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। शरीर को शक्ति और गर्मी प्रदान करने के लिए चर्बी का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट चर्बी की अपेक्षा शरीर में जल्दी शरीर चीनी अर्थात शुगर, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज तथा चावल और दाल तथा दालों, सब्जियों पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स माड़ी होते हैं। ठीक, इसके बाद कार्य लिखना है, कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पहला आपको लिखना है, कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह आपको दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपके मस्तिष्क की उच्च ऊर्जा मांगों के लिए प्राथमिक ईंधन स्रोत है। फाइबर एक विशेष प्रकार का कार्य करते हैं जो अच्छे पाचन स्वास्थ्य को बढ़ा देता है। ठीक, और आपके हृदय रोग और मधुमेह जैसे रोगों पर जोखिम कम करता है। इसके बाद आपको पॉइंट वाइज भी लिख देना है कार्य, यह ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरे में लिख देना है यह खाद्य सामग्री को सुरक्षित करता है। इसके बाद तीसरा लिख देंगे सेल अग्रवाल और सेल रिफाइनरी का निर्माण। चौथे में लिखेंगे प्रोटीन और वसा को पचाने में मदद करता है। ठीक, इसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विकास के सिद्धांत लिखिए। कोई 5 आपको विकास के सिद्धांत लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो फुल सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। चलिए विकास के कोई 5 सिद्धांत लिखना है। तो विकास के सिद्धांत देख लेते हैं क्या होते हैं। विकास में परिवर्तन शामिल है, जो विकास में परिवर्तन होता है विकास के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। तो मनुष्य कभी भी स्थिर नहीं होता है। गर्भाधान के क्षण से महत्व के समय तक एक व्यक्ति परिवर्तन के दौर से गुजर रहा होता है। बड़े बदलाव आकार और अनुपात में बदलाव ने मस्तिष्क अधिग्रहण, मोटर व्यवहार, कौशल, हर साल ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ वजन आदि मानसिक क्षमताओं में भी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए सूफी ने भाषा दिखाई, यह विकास तर्क करने और याद करने की वेतना भी क्षमता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहला आपको सिद्धांत लिखना है, विकास कैसा होता है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सभी चरणों में जन्म से पहले विकास और जन्म के बाद जीवन बच्चे के प्रतिक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। समान गतिविधियां विशिष्ट गतिविधियों के लिए आगे बढ़ती हैं। जब सूफी की उम्र 3 महीने से कम थी और उसे हड़बड़ाहट दिखाई गई तो वह उत्तेजित हो जाती है और अपनी बहनों को हिलाती है और उसके पैरों को लात मारती है। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया। 5 महीने की उम्र में वह उसे अपने हाथ में पकड़ने के लिए पहुंच जाती है। यह विशिष्ट लक्षण है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास चलता है। इसके बाद लिखेंगे दूसरा सिद्धांत, प्रतिक्रिया विकास का अनुमान लगाकर किया जा सकता है, क्योंकि विकास की दर स्थिर है। एक बच्चा इसलिए कम उम्र में कुछ विकास पढ़ रहा हूँ भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। कलाई का एक्सरे बच्चे की अनुमानित ऊंचाई का अनुमान लगाएगा। ठीक, इसके बाद विकास का निरंतरता का सिद्धांत, विकास निरंतर चलता रहता है। तो विकास का निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, तो गर्भाधान के क्षण से मृत्यु तक व्यक्ति लगातार बदल रहा है। विकास में कोई विराम अस्मिता नहीं है। कुछ चरणों में विकास तेज होता है और कुछ में धीमा भी हो सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे भागीदारी और भागीदारी के मुद्दे। ठीक,
तो समुदायों की भलाई सभी वाले दो अपार क्षमताएं, यह सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है। ठीक, इस तरीके से विकास के सिद्धांत आपको लिख देना है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, कपड़ों से निम्न पुराने दागों को हटाने की पद्धति लिखी है। तो चाय का दाग अगर कपड़े में है तो कैसे हटाएंगे, हिना यानी मेहंदी का दाग कैसे हटाएंगे, ब्लड का दाग कैसे हटाएंगे, ये पद्धतियाँ आपको लिखनी है। तो ये आपको पद्धतियाँ लिख देनी है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। प्राथमिक उपचार की 4 नियम लिखिए। प्राथमिक उपचार यानी जो घरेलू उपचार होता है उसके 4 नियम लिखनी है। तो घरेलू उपचार यानी प्राथमिक उपचार के नियम लिखना है तो लिख दीजिए। प्राथमिक चिकित्सा यह देखभाल जो एक बीमार या घायल व्यक्ति को दूसरे चिकित्सा उपचार व्यापार करने से पहले मिलती है। कुछ मामलों में यह एकमात्र देखभाल हो सकती है जिसकी किसी को आवश्यकता नहीं होती, जबकि अन्य में यह उन्हें तब तक सुरक्षित रख सकती है जब तक कि पैराडिक्स नहीं आ जाते और या फिर कोई और उन्हें अस्पताल ले जाता है। प्राथमिक उपचार में मामूली घाव पर पट्टी बांधने से लेकर सदमे को रोकने से लेकर हृदय संबंधी जो घटनाएं होती हैं उनके दौरान किसी के दिल की धड़कन को बनाए रखने सब कुछ शामिल हो सकता है। आदर्श रूप से यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भी किया जाना चाहिए जिससे कुछ सीख मिले। प्राथमिक उपचार में प्रमाणित है कि यदि कोई उपलब्ध नहीं है तो कुछ बुनियादी ज्ञान आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। प्राथमिक उपचार में आपको क्या क्या करना चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिख देना है मदद के लिए चिल्लाना चाहिए। अगर आपको कभी भी चोट लग जाती है या बेहोश हो जाते हैं या फिर कोई दिक्कत होती है तो दूसरे को मदद के लिए तुरंत आवाज़ दें। प्राथमिक उपचार का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह निर्धारित करता है कि क्या दुर्घटना के लिए अस्पताल जाना आवश्यक है। बस स्टैंड की सहायता की सफाई करना। तो आप कह सकते हैं कि आपको दुर्घटना हो जाती है या कोई से एक्सीडेंट हो जाता है तो अस्पताल जाने की कितनी ज़रूरत है। अगर सीरियस है तो उसको अस्पताल ले जाते हैं, अगर थोड़ी बहुत चोट आती है तो उसको मलहम पट्टी लगा के दवा ववा लगा के डिटॉल से साफ़ करके उसके सारे जो पट्टी अट्टी होती है वो कर सकते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यदि संभव हो तो कपड़े या किसी प्राथमिक उपचार से रक्त को रोकें। तो जो आपका रक्त बहने लगता है, ब्लड बहने लगता है, तो उसको रोकने के लिए कपड़े से बांध दें या फिर आप डिटॉल से धुलकर उसमें दवा ववा लगा सकते हैं। ये प्राथमिक उपचार में आता है। चौथा लिखें, किसी घायल बेहोश व्यक्ति को मुँह से कभी भी गोलियां या तरल पदार्थ जैसी कोई चीज़ न दें। जब कोई व्यक्ति बेहोश या घायल हो तो उसको कभी भी दवा जो दी जाती है वो तरल पदार्थ या गोलियां नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये प्राथमिक उपचार लिख लेना है। ये था आपका पूरा होम साइंस का सॉल्यूशन। अगर बच्चों ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है, आपके लिए यूजफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF मिल जाएगी। चलिए मिलेंगे इसी तरह के और सब्जेक्ट सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।